Good morning, students. Good morning, everyone. कहाँ खोए हैं भाई हमारे बच्चे? सब लोगों ने उसमें ज्वाइन तो कर लिया है पर दिखाई नहीं दे रहे हैं कोई। हेलो, श्रेया द्विवेदी, निकिता, प्रिया राणा सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। अमल सिद्दीकी, कृतिका रावत और बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि कश्यप। ओके, हम लोग 2-3 मिनट और देख लेते हैं, तब तक और बच्चे भी शायद ज्वाइन कर लेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम फंजाई शुरू करने जा रहे हैं। और फंजाई का जो पहला मेंबर है वो है सिनकाइट्रियम। फंजाई आप लोग कॉमनली जानते हैं, अभी मैं कॉमन बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 2-4 लड़कियाँ और आ जाएं। तो सिनकाइट्रियम आज स्टार्ट करेंगे। फंजाई जो हम लोग शब्द जानते हैं फफूंदी आप लोगों ने कभी देखी है? जितने बच्चे यहाँ ऑनलाइन हैं वो अभी तो माइक ऑन कर लें। जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगी तब आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिएगा। माइक ऑन करिए। श्रेया, निकिता, मुस्कान, सदफ, बेटा सब लोग माइक ऑन करिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तुमको पता है बेटा? हाँ बताइए। हाँ, फंजाई सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये एक क्लोरोफिलस प्लांट्स हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। और क्लोरोफिल ये मैं आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता चुकी हूँ ना कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। साथ ही जब क्लोरोफिल नहीं होता और इस हर चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए अगर कोई भी चीज़ लिविंग है तो उसको न्यूट्रिशन की तो ज़रूरत पड़ती ही है, ये डेफिनेट है। तो फिर ये क्या करते हैं कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। वो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग इनको फंजाई को हम 3 तरह के जान सकते हैं। पहला सिम्बायोटिक, दूसरा पैरासिटिक और तीसरा सैप्रोफिटिक। मतलब सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें ये फंजाई मोस्टली बिलोंग करते हैं। तो सहजीवी वो है जब फंजाई किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें कुछ चीज़ें फंजाई प्रोवाइड कराता है, कुछ उसका दूसरा पार्टनर। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन विच बोथ द पार्टनर्स आर इक्वली बेनिफिटेड। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? ओहो, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी क्या अभी तक? नो मैम, नो मैम। ओके, तो हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है, वो है सिनकाइट्रियम। और सिनकाइट्रियम में हम वो एक फंजाई पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है फंजाई से रिलेटेड। फंजाई के जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। फंजाई एक क्लोरोफिलस प्लांट है जो कि ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। इवन कुछ बैक्टीरिया होते थे जिसमें कुछ पिगमेंट्स होते थे जिनकी वजह से वो कीमोसिंथेटिक होते थे, लेकिन फंजाई कीमोसिंथेटिक भी नहीं होता। मतलब किसी भी तरीके से वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है, वो हमेशा ही हीटरोट्रॉफिक होता है। और हीटरोट्रॉफिक का मतलब होता है परपोषी, यानी कि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए हमेशा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ 3 तरह के रिलेशनशिप बनाता है। या तो ये सिम्बायोटिक होते हैं, या सैप्रोफिटिक होते हैं, और या फिर क्या होते हैं? पैरासिटिक। 3 तरीके की रिलेशनशिप्स बनाता है। ठीक है, तो मोस्टली जो पैरासिटिक्स हैं वो सारे के सारे डिजीजेस कॉज करते हैं।
पैरासाइट का मतलब है कि एक प्लांट है या होस्ट है जिससे कि ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ये प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे बॉटनी की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के ऊपर अगर ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा है दूसरे किसी प्लांट से, तो फिर वो प्लांट को हम कहेंगे इसका होस्ट, और इसको जो फंगस दूसरे से खाना ले रहा है इसको हम कहेंगे पैरासाइट। जो पैरासाइट है वो होस्ट से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, तो उस कंडीशन में होस्ट की बॉडी में वो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से होस्ट की बॉडी में कुछ डिजीजेस हो जाती हैं। ओके, तो आप ये हमेशा समझ लीजिए कि जहाँ पे भी पैरासाइट का नाम आएगा तो पैरासाइट्स होस्ट की बॉडी में डिजीजेस कॉज करते हैं। तो आज का जो हमारा फंगस है सिनकाइट्रियम नाम है इसका, मैस्टिकोमाइकोटिना का मेंबर है। आप लोग बस इतना ही समझिए अभी कि सिनकाइट्रियम एक फंगस है जो कि पोटैटो में ब्लैक वार्ट डिजीज़ कॉज करता है। कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? ब्लैक वार्ट डिजीज़। तुम्हारे पास फोन है ना, मोबाइल मैं अपना देती हूँ, ऑन है इसमें। हाँ, उसमें तुम लोग डायग्राम्स देख सकते हो बेटा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उससे लॉगिन भी कर लो, और नहीं हो पा रहा है तो तुम मेरा ये ले लो। ज्वाइन हो पा रहा है? लो, ये लो बेटा। इसका नाम है सिनकाइट्रियम, और ये पोटैटो के अंदर ब्लैक वर्ट डिजीज़ कॉज करता है। तो ब्लैक वर्ट डिजीज़, वर्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, जिसको कि हम लोग सामान्य भाषा में मस्से बोलते हैं। मस्से क्या होते हैं? स्किन के ऊपर कुछ उभरा उभरा सा दिखाई देता है, उसी को हम लोग मस्सा बोलते हैं। तो ये जो है वर्ट उभरा हुआ कुछ दिखाई देता है पोटैटो के ऊपर, ये शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा भी होगा। घर में भी बरसात के सीज़न में अक्सर उसमें लग जाता है पोटैटो के ट्यूबर्स। हम लोग के घर में आलू तो हमेशा यूज़ होता रहता है, तो उसमें ये मस्से जैसा दिखाई देता है, उभरा हुआ उसके सरफेस के ऊपर दिखाई देता है, कुछ ऐसा जैसा मैंने डायग्राम्स आपको शो किए हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन वो है माइकोटा, यूमाइकोटा, मैस्टिकोमाइकोटिना, किट्रिडियोमाइसिटीज, किट्रिडियल्स, सिनकाइट्रेसी, सिनकाइट्रियम, एंडोबायोटिकम, और इसका बोटेनिकल नेम है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, जो मैंने रेड कलर से लिखा है ना। तो ये मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ कि हम लोग को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ज़रूर से पता होना चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जैसे कि हम कोई भी भाषा पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उसका ABCD कह लो, और हिंदी का आ ब स कह लो, तो फिर ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो कहता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दो नामों से मिलकर बना रहता है। पहला नाम उसके जीनस का और दूसरा नाम उसकी स्पीशीज़ का होता है। ठीक है, जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से और स्पीशीज़ का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जब इसको प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक्स में, देखो मैंने उसको थोड़ा अलग तरीके के स्ट्रक्चर से लिखा है, तो इटैलिक्स में लिखा जाता है। और जब हम उसे हैंड रिटन कंडीशन में लिखते हैं, तो जब हम हाथ से लिखते हैं तो अलग से उसके लिए कोई अलग से लैंग्वेज नहीं बना सकते या स्क्रिप्ट नहीं बना सकते, तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं, और जीनस का नाम और स्पीशीज़ का नाम अलग अलग लाइन से अंडरलाइन करते हैं। तो आप ये देख लीजिए, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम नाम का ये फंगस वर्ट डिजीज़, ब्लैक वर्ट डिजीज़ पोटैटो में कॉज करता है। ये आपको याद होना चाहिए। द थैलस ऑफ सिनकाइट्रियम इज यूनिसेलुलर एंड होलोकार्पिक। अब यूनिसेलुलर और होलोकार्पिक जितने भी टर्म्स आते जाएंगे वो आप लोग को पता होने चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझसे तुरंत पूछेंगे, ठीक है। सिनकाइट्रियम इज यूनिसेलुलर एंड होलोकार्पिक। यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोशिकी है, मतलब इसका जो पूरी प्लांट बॉडी है वो एक सेल से ही बनी होती है। दूसरी ये होलोकार्पिक होती है। होलोकार्पिक का मतलब होता है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म स्पोर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर का, तो पूरा प्रोटोप्लाज्म
स्पोर फॉर्मेशन में काम करता है या पूरा स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसका कुछ पोर्शन ही स्पोर्स में कन्वर्ट हो, तो इसलिए इसको कहते हैं होलोकार्पिक। इट इज़ एंडोबायोटिक, यानी कि ये जिस पे इन्फेक्शन करता है उसकी बॉडी के अंदर, एंडो माने अंदर, एक्टो माने बाहर होता है, लेकिन ये एंडोबायोटिक है, मतलब जो लिविंग सेल है उसके अंदर घुस जाता है जहाँ पे इन्फेक्शन करता है। अटैक्स एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, आप जानते हैं कि किसी भी फ्रूट की, किसी लीफ की, किसी स्टेम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मल लेयर होती है, तो ये एपिडर्मिस के सेल्स को अटैक करता है। इट फॉर्म्स यूनिन्यूक्लिएट अमीबा लाइक नेकेड मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ये यूनिन्यूक्लिएट अमीबा जैसा नेकेड मास है, इसके चारों तरफ कोई भी सेल वॉल नहीं होती, ये अपना शेप चेंज कर सकता है, इसलिए हमने इसको अमीबा लाइक बोलते हैं। अमीबा क्या करता है, अमीबा अपना शेप चेंज कर सकता है, उसी तरह ये भी अपना शेप चेंज कर सकता है, हाँ, अपना शेप चेंज कर सकता है। और जो स्मॉल पोर्स होते हैं उन स्मॉल पोर्स के थ्रू एंटर कर जाता है होस्ट की बॉडी के अंदर। हेलो। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन सिनकाइट्रियम। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय टू मीन्स। इसमें रिप्रोडक्शन दो माध्यमों से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। मैंने आपको बताया है कि प्लांट्स में 3 तरह का मोस्टली रिप्रोडक्शन रिपोर्ट हुआ है। कौन कौन सा? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, है ना। तो ये वेजिटेटिव में प्लांट बॉडी का ही कोई पार्ट टूट के अलग होता है और नया प्लांट विकसित कर देता है। दूसरा एसेक्सुअल, जिसमें बिना गोनेट्स के फॉर्मेशन के पूरा साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म सीधे स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गोनेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गोनेड और फीमेल गोनेड, और तब उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यानी एसेक्सुअल और सेक्सुअल में इतना फ़र्क है कि उसमें गोनेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, एसेक्सुअल में सीधे के सीधे प्रोटोप्लाज्म स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब आइए, इन लोअर प्लांट्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जब भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल समझते हैं ना, जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, तभी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन होल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म्स इनटू रिप्रोडक्टिव यूनिट। ईच वन इज होलोकार्पिक एंड मोनोसेंट्रिक। अच्छा, जो भी आपको बताया कि ये यूनिसेल्युलर है, सबसे पहले स्टार्टिंग में उसके पास एक ही न्यूक्लियस होता है और ये पूरा का पूरा इसका प्रोटोप्लाज्म उसमें कन्वर्ट होता है स्पोर्स में। ठीक है, इस रिप्रोडक्शन में इसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा कहीं पे, तो क्या होगा? कोई भी रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? वहाँ पर डिवीजन्स होते हैं। अगर हैप्लॉइड सेल है तो माइटोटिक डिवीजन्स ही होंगे, अगर डिप्लॉइड सेल है तो पहले मियोटिक डिवीजन होगा, फिर माइटोटिक डिवीजन होगा। पर यहाँ पर ऑलरेडी वो न्यूक्लियस क्या है? हैप्लॉइड है, एन है। तो यहाँ पर बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं और बहुत सारे डिवीज़न होने के बाद हर न्यूक्लियस अपने साथ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म लेकर उसके चारों तरफ एक ये कहिए मार्जिन फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं हो रही है, तो नेकेड मास है, तो वो एक हल्की सी लेयर उसके चारों तरफ रहती है और यूनिफ्लैजिलेट होता है और ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे इसके न्यूक्लियस बने, हर न्यूक्लियस ने अपने साथ छोटा छोटा मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म ले लिया और वो क्या कहलाया? एक ज़ूस्पोर कहलाया। और इसमें क्या होता है? यूनिफ्लैजिलेट होता है ये, इसके अंदर एक फ्लैजिला भी निकल आता है। फ्लैजिला जहाँ पर भी होगा वहाँ पर वो क्या काम करेगा? एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने का काम करता है। फ्लैजिला किसमें? लोकोमोशन में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक उसकी मदद से ये जा सकता है। ठीक है, द ज़ूस्पोर स्विम इन सॉइल वाटर। अच्छा, सॉइल आप लोग जानते हैं कि मिट्टी के अंदर भी कुछ नमी होती है ना, और वो ऐसा पानी तो होता नहीं है कि उसमें तैरा जाए, है ना, लेकिन
ये क्योंकि बहुत ही छोटे जू स्पोर्स होते हैं, तो ये उस फिल्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। फिल्म का मतलब है लेयर, और थिन लेयर इज़ नोन एज फिल्म। तो जो पतली सी एक लेयर होती है पानी की यानी मॉइस्चर की, उसी के अंदर ये तैरकर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। और हर जू स्पोर्ट 2-3 घंटे तक मूव करता है। इस बीच उसको कोई ना कोई पोटैटो ट्यूबर ऐसा मिल जाता है जिसके ऊपर ये इन्फेक्शन कर सकता है, और ये फिर उसको इन्फेक्ट करते हैं। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है एसेक्सुअल जो आप अभी पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल टाइप की है, बस उसके स्टेप्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द जू स्पोर इंक्रीजेज इन साइज आफ्टर एब्जॉर्बिंग फूड फ्रॉम होस्ट सेल। देखिए, सबसे पहले एक जू स्पोर आया, उसने एक हेल्दी सेल को अटैक किया, और वो उसकी एपिडर्मल सेल को ही अटैक करेगा। और एपिडर्मल सेल के ऊपर आप देखते हैं ना, पोटैटो को अगर आप ध्यान से देखेंगे भी तो उसकी स्किन में जहाँ पर भी कोई फ्रूट है, कोई फल है, कोई सब्जी है, उसकी जो स्किन होती है उसमें पोर्स होते हैं। तो ये उन पोर्स की मदद से, क्योंकि ये नेकेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म जैसा है, अमीबॉइड है, तो ये उसके अंदर से घुस जाता है। ठीक है, अपना शेप चेंज कर सकता है, उस पोर के थ्रू ये होस्ट की बॉडी में घुस जाता है। और घुसने के बाद सेकेंड पॉइंट देखिए, द होस्ट सेल एंड द नेबरिंग सेल्स इंक्रीजिंग इन साइज एंड सीम्स लाइक रोजेट ऑफ हाइपरट्रॉफीड सेल्स। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारी सेल्स नई बन रही होती हैं, रिपीटेडली डिवीज़न होता है। एकता गौतम, कुछ पूछना है बच्चे? आपने हैंड रेज, हाँ बोलो बेटा। मैम द होस्ट सेल वाली लाइन एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, द होस्ट सेल एंड नेबरिंग सेल्स, मतलब होस्ट सेल जिस सेल के अंदर ये जू स्पोर घुसा था, वो सेल, एंड नेबरिंग सेल्स यानी उसके आसपास की सेल्स, है ना। होस्ट सेल एंड नेबरिंग सेल्स यानी उसके आसपास की सेल्स में क्या होता है, उनका साइज बढ़ने लगता है। एंड सीम्स लाइक, और कैसा दिखाई देता है, रोजेट ऑफ हाइपरट्रॉफीड सेल्स। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है जहाँ पर सेल की संख्या बढ़ जाए, है ना। तो रोजेट, रोजेट वर्ड आपने रोज देखा है, गुलाब देखा है सभी ने, तो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी पंखुड़ियाँ होती हैं ना गुलाब की, उसी तरीके से ये कोशिकाएं भी बड़ी बड़ी दिखाई देंगी आपको। अभी मैं आपको लाइफ साइकिल, मैंने आगे उसका डायग्राम भी लिया है और मैंने आप लोग को ग्रुप पे भेजा भी था, कुछ लड़कियों ने ड्रॉ भी किया होगा, तो अभी मैं उससे भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए इसको। द जू स्पोर बिकम पियर शेप्ड नाउ। अच्छा, पहले तो क्या हुआ कि उसने जिस सेल में एंटर किया था वो सेल और उसके आसपास की सेल्स साइज में बढ़ जाती हैं और वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, यानी डिवीज़न होने लगता है, वो सेल्स बार बार डिवाइड होने लगती हैं। द जू स्पोर बिकम पियर शेप्ड। जब वहाँ पर जो जू स्पोर है वो कैसा हो जाता है, पियर शेप्ड। पियर का शेप कैसा होता है, ऊपर से थोड़ा सकरा होता है, नीचे मोटा होता है। पियर यानी नाशपाती, आप सभी ने देखा होगा। बिकम पियर शेप्ड नाउ एंड गेट सराउंडेड बाय गोल्डन ब्राउन थिक वॉल, और उसके चारों तरफ एक गोल्डन ब्राउन कलर की थिक वॉल सिक्रीट कर लेता है और रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। जब भी कोई कहीं पे थिक वॉल हो रही है, इसका मतलब है कि वो रेस्टिंग स्टेज में जाने वाला है। तो यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कलर की थिक वॉल ये अपने चारों तरफ सिक्रीट करता है और समर स्पोर कहलाता है। ठीक है, जब हम इसका सेक्शन काटते हैं तो कई बार ये समर स्पोर हमें दिखाई देता है। समर स्पोर कैसा दिखाई देता है, गोल्डन ब्राउन कलर का दिखाई देता है और एकदम इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, तो इसको कहेंगे समर स्पोर। द एनसिस्टेड, सिस्ट जिसके चारों तरफ हो उसको कहते हैं एनसिस्टेड। द एनसिस्टेड समर स्पोर हैज़ अ क्रिसेंट शेप्ड न्यूक्लियस ऑन वन साइड, मतलब छोटा सा इसका सकरा सा क्रिसेंट शेप, माने थोड़ा सा चंद्रमा जैसे शेप का छोटा सा एक न्यूक्लियस एक साइड में को चिपका होता है, और बाकी जो इसका साइटोप्लाज्म है वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, और ये समर स्पोर जो है गोल्डन ब्राउन कलर का चमकता हुआ सा दिखाई देता है। जब हम सेक्शन काटते हैं तो बहुत बार समर स्पोर इसमें देखने को मिल जाता है।
अब नेक्स्ट, समर स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज 32 न्यूक्लिएटेड प्रोसोरस आफ्टर मियोटिक डिवीजन। अच्छा, समर स्पोर बनने के पहले वहाँ पर क्या होता है कि फ्यूज़न होता है दो स्पोर्स का, तो वो डिप्लॉयड हो जाता है। अब वो डिप्लॉयड था जब उसमें समर स्पोर बना, फिर उसके बाद उसमें डिवीजन्स होते हैं, मियोटिक डिवीज़न। जब भी मियोटिक डिवीज़न होता है तो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यानी एन हो जाएगा, हैप्लॉइड। वहाँ पर फ्यूज़न होके समर स्पोर बना था, यहाँ पर उसमें मियोटिक डिवीज़न हुआ। पहला डिवीज़न मियोटिक हुआ जिसमें से एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है और उनका न्यूक्लियस क्या होता है, हैप्लॉइड हो जाता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है और उसमें 4 से फिर 8 बनेंगी। मियोटिक डिवीज़न के बाद माइटोटिक डिवीज़न का, पहला डिवीज़न मियोटिक, फिर उसके बाद माइटोटिक। मैम, हाँ बेटा। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके, अब बताओ, अब आ रही है? अब आ रही है बच्चों? यस मैम। ओके, तो पहला डिवीज़न इसमें मियोटिक डिवीज़न होता है जिसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, है ना। तो उसमें इसके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे और एक कोशिका से 4 सेल्स बनेंगी, एक सेल से 4 सेल बनेंगी। 4 बन गई, 4 के से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी और 16 से 32 बनेंगी, क्योंकि पहला तो डिवीज़न 1 से 4 वाला हुआ मियोटिक, और फिर उसके बाद फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन्स होता है। तो 4 सेल बन गई, 4 में माइटोटिक डिवीज़न हुआ तो 8 बनी, फिर 8 में फिर माइटोटिक डिवीज़न हुआ तो 16 बनी, फिर माइटोटिक डिवीज़न हुआ तो 32 न्यूक्लियस बन गए। तो अब ये जो 32 न्यूक्लियस के हैं, तो 32 न्यूक्लियस जब बन जाते हैं तब वो जर्मिनेट होता है। इसको आप इस तरह समझ लीजिए, कोई भी सीड होता है, सीड यानी बीज, जब हम उसमें पानी डालते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं सीड को, तो क्या होता है, उसमें जर्मिनेशन होता है और उसका जो हार्ड सीड का कवर होता है उसमें से एक छोटा सा अंकुर निकल आता है ना। तो उसी तरीके से आप समझिए, ये जो समर स्पोर था वो जर्मिनेट होता है और उसमें से 32 न्यूक्लियस उसके अंदर बन चुके होते हैं उस समय तक, और उसमें से छोटा सा प्रोसोरस निकलता है। क्या निकलता है? प्रोसोरस। जैसे उसमें अंकुर बोल रहा हमने, उसी तरह एम्ब्रियो बोलते हैं, यहाँ पर कहते हैं उसमें से छोटा सा प्रोसोरस। ठीक है, प्रो माने प्रिमिटिव काइंड ऑफ सोरस। सोरस होता है जिसके अंदर स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। तो पहले जब स्टार्टिंग में होगा तो उसको कहेंगे प्रोसोरस। प्रोसोरस डेवलप्स इनटू सोरस एंड ऑल्सो नोन एज समर स्पोरेंजियम और ज़ूस्पोरेंजियम। ठीक है, तो पहले तो ये इन्फेक्शन करते ही ये क्या हुआ, इनएक्टिव फॉर्म में चला गया, इसने समर स्पोर बना लिया, और फिर उसके बाद थोड़े समय रेस्ट करने के बाद इसमें 32 सेल्ड स्टेज आई। 32 सेल्ड स्टेज के बाद इसमें जर्मिनेट हुआ और छोटा सा प्रोसोरस निकला। और ये प्रोसोरस जब बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि उसको हम समर स्पोरेंजियम या ज़ूस्पोरेंजियम कहते हैं। इट डिवाइड्स अप टू 200 और 300 न्यूक्लियाई, and afterward the protoplasm also divides into small segments to develop into zoospores, into new zoospores. अब क्या होता है बेटा कि 32 सेल्ड स्टेज में इसमें से प्रोसोरस निकल आया और वो सोरस बन गया, यानी स्पोरेंजियम बन गया। स्पोरेंजियम बन जाने के बाद उसमें और न्यूक्लियस में डिवीज़न होते रहते हैं जब तक कि 200 से 300 के बीच की संख्या आ जाती है न्यूक्लियस की, और हर न्यूक्लियस अपने साथ छोटा साइटोप्लाज्म ले लेता है और क्या बनाता है, ज़ूस्पोर्स, न्यू ज़ूस्पोर्स बनाता है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है क्योंकि नेकेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, तो छोटा सा जो सेगमेंट होगा जिसमें एक न्यूक्लियस होगा और एक थोड़ा सा उसमें साइटोप्लाज्म होगा या प्रोटोप्लाज्म कह लीजिए, तो वो जो है क्या बनाता है, ज़ूस्पोर्स बनाता है। ज़ूस्पोर्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड यूनिफ्लैजेलेटेड। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक फ्लैजेला होता है और थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म होता है। बस इतना ही स्ट्रक्चर है ज़ूस्पोर का। Zoospores are uninucleated and uniflagellated. They swim in film of water
टू इन्फेक्ट न्यू होस्ट। देखो पानी जो हल्का सा रहता है सॉइल के अंदर, उसी में मूव करता हुआ ये घूमता रहता है, और जैसे ही कोई इसको होस्ट टिश्यू मिलता है, यानी कि कोई पोटैटो ट्यूबर मिलता है, ये उसको अटैक कर देता है। और अटैक करने के बाद क्या करेगा, उसकी स्किन का जो छोटा सा छेद होगा उसमें से ये अंदर घुस जाएगा। जब ये अंदर घुसता है तो इसका फ्लैजिला वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसको फिर मूवमेंट की तो ज़रूरत है नहीं, तो वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। इन स्कैरसिटी ऑफ वाटर इट एक्ट्स लाइक गैमीट्स। अगर पानी की कमी होती है तो ये गैमीट्स की तरह काम करने लगता है। अब ये गैमीट्स क्या हैं? गैमीट्स आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दो तरीके के गैमीट्स होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चला जाता है अगर पानी की कमी होती है तो यहाँ पर बच्चों समझने वाली बात यह है कि जब फेवरेबल कंडीशंस हैं, यानी कि खूब पानी मिल रहा है इसको, तब तक तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और जैसे ही पानी की कमी होगी वैसे ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, जहाँ पानी की कमी हुई वैसे ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चला गया। द स्पोरेंजियम एक्ट्स एज गैमीटेंजियम। पानी की कमी होते ही क्या होता है कि ये स्पोरेंजियम गैमीटेंजियम की तरह काम करने लगता है, यानी कि इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। अब ये गैमीटेंजियम क्या है? गैमीटेंजियम गैमीट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, उसको गैमीटेंजियम कहते हैं। उस पर स्पोरेंजियम क्या है? जहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसको स्पोरेंजियम कह रहे हैं। टू प्लैनोगैमी, अच्छा, द मोटाइल ज़ूस्पोर्स आर स्लाइटली स्मॉलर इन साइज एंड नाउ कॉल्ड गैमीट्स। जब पानी की कमी होती है तो उस समय पे जो ज़ूस्पोर्स बने होते हैं मोटाइल, वो छोटे होते हैं साइज में थोड़े से, क्योंकि जब पानी मिल रहा है अच्छे से तो उनका साइज़ बड़ा होता है, और पानी की कमी होते ही उनका साइज़ आपको थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा और वो गैमीट्स कहलाने लगेंगे। ठीक है, टू प्लैनोगैमीट्स। प्लैनोगैमीट्स, प्लैनो का मतलब होता है बेटा तैरने वाले, है ना, क्योंकि इसमें फ्लैजिला भी है। तो टू प्लैनोगैमीट्स फ्रॉम डिफरेंट गैमीटेंजिया गेट फ्यूज्ड, मतलब अलग अलग गैमीटेंजिया के होने ज़रूरी हैं यहाँ पर, सेम गैमीटेंजिया के नहीं हो सकते। ये आप हमेशा समझ लीजिए कि जो मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं वही आके फ्यूज़ होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये सेम गैमीटेंजिया का पार्ट नहीं हो सकते, अलग अलग गैमीटेंजिया वाले दो गैमीट्स आकर फ्यूज़ होते हैं। अब ये क्योंकि गैमीट्स के पास फ्लैजिला भी है, और यहाँ पर उसको कहते हैं प्लैनोगैमीट्स। ठीक है, तैरने वाले गैमीट्स from different gamitangia get fused in thin film of water. The process of fusion called plasmogamy. जब भी दो सेल्स एक दूसरे के पास आती हैं तो सबसे पहले उनकी सेल वॉल डिसॉल्व होती है ना। कोई भी दो सेल्स आकर एक दूसरे के पास आएंगी तो सबसे पहले इसकी वॉल और इसकी वॉल टच होगी ना, तो सबसे पहले क्या होगा, उनकी वॉल डिसॉल्व होगी, और वॉल डिसॉल्व होगी तो क्या होगा, उनका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म मिक्सअप हो जाएगा, है ना। उनका प्रोटोप्लाज्म जब मिक्स होगा तो उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। ओके, प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया तो क्या दिखाई देगा, एक इसका न्यूक्लियस और एक इसका न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस आपको इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। फिर धीरे धीरे वो न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, तो उसको कहते हैं कैरियोगेमी। अब ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मोगैमी यानी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगेमी, कैरियो वर्ड मैंने पहले भी बताया ना आपको, न्यूक्लियस के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैरियोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। पहले साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज होता है। जब न्यूक्लियस, ये भी एन न्यूक्लियस है, ये भी एन न्यूक्लियस है, दोनों फ्यूज हो गए तो क्या बन गया, 2n जाइगोट बन गया, है ना।
तो यहाँ पर जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो अब क्या होगा कि जाइगोट के अंदर फिर मियोटिक डिवीजन होगा। अब बाइफ्लैजिलेटेड डिप्लॉयड जाइगोट इज डेवलप्ड। एक फ्लैजिला इसका दिखाई दे रहा होगा, एक फ्लैजिला इसका दिखाई दे रहा होगा इस समय तक, और अंदर प्लाज्मोगैमी हो गई होगी और कैरियोगैमी हो गई होगी। अभी मैं फर्दर आपको दिखाऊंगी डायग्राम्स की मदद से, तो पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर वहाँ पे समझने में इजी होगा। दिस डिप्लॉयड जाइगोट अटैक्स हेल्दी होस्ट एपिडर्मल सेल्स एंड विड्रॉस फ्लैजिला। अब ये जो डिप्लॉयड जाइगोट होता है वो किसी हेल्दी होस्ट को अटैक करता है और उसकी एपिडर्मल सेल्स में घुस जाता है, और जैसे ही ये इन्फेक्शन करता है, जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया था ना, जैसे ही ये अंदर घुसता है वैसे ही फ्लैजिला उसका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब उसको उस तरह मूव करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही ये भी जब एपिडर्मल सेल के अंदर घुसता है तो इसके भी फ्लैजिला बाहरी ख़त्म हो जाते हैं। हाइपरप्लेजिया माने रिपीटेड सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन होस्ट सेल्स। होस्ट की कोशिकाओं में क्या होता है, अब रिपीटेड सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। वहाँ पे भी हुआ था एसेक्सुअल में, है ना, तो यहाँ पर भी रिपीटेड सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। जैसे इन्फेक्शन होता है वैसे ही रिपीटेड सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। द डिप्लॉयड जाइगोट एनलार्जेस and get enclosed in a thick wall, and now it called as winter sporangium और resting sporangium। भाई ये बहुत आलसी टाइप का होता है कि जैसे पहले इन्फेक्शन किया और तुरंत समर स्पोर बना लिया। अब ये जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्फेक्शन करता है, डिप्लॉयड जाइगोट जब इन्फेक्शन करता है ये फिर रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। तो वहाँ पर क्या बन रहा था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समर स्पोर और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब रेस्टिंग स्टेज में जाता है तो इसको कहते हैं विंटर स्पोरेंजियम और रेस्टिंग स्पोरेंजियम। ठीक है, वहाँ पर समर, यहाँ पर विंटर। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखिए ए सेक्सुअल में वो समर स्पोर बनाता है, यहाँ पर विंटर स्पोर बनाता है, विंटर स्पोरेंजियम। द रेस्टिंग स्पोरेंजियम इज रिलीज्ड आफ्टर डिके ऑफ होस्ट टिश्यू। यहाँ पर जो होस्ट टिश्यू होता है विंटर के मौसम में वो डिके हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, और ये जो स्पोरेंजियम बना था विंटर स्पोरेंजियम ये बाहर रिलीज हो जाता है नया इन्फेक्शन करने के लिए, और ये ऐसे ही डेड स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में पड़ा रहता है। फिर ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन, जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है वैसे ही, क्या स्प्रिंग आप लोग समझते हैं ना, जो हल्का सा ठंडा मौसम होता है और उसमें सारे अंकुरण होने लगते हैं, तो स्प्रिंग सीजन आता है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद क्या करता है, वन मियोटिक डिवीजन इज फॉलोड बाय सेवरल माइटोटिक डिवीजन। जैसे पहले हुआ था, पहला एक मियोटिक डिवीज़न हुआ, फिर बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। तो मियोटिक डिवीज़न में क्या बनता है, एक सेल से 4 सेल बनती हैं, और माइटोटिक डिवीज़न में एक सेल से 2 सेल बनती है। तो जैसे जब मियोटिक होगा तो एक से बना 4 सेल्स, ओके, और 4 सेल्स बनने के बाद अब इसमें क्या होगा, 8 बनेगा, यानी कि एक सेल से 2 सेल बनेगा तो 4 से 8 बनेगा, फिर 8 से 16 बनेगा, फिर 16 से 32 बनेगा। इसी तरीके से सेल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। आफ्टर क्लीवेज फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म results into many uninucleate daughter protoplast which metamorphoses into uninucleate and uniflagellate। अब क्या है बेटा कि ये एक ऐसी सेल है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। अब ये बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, ठीक है। फिर अभी मैं डायग्राम्स आपको सबको शो करूंगी तो दिखाई देगा। यहाँ से क्लीवेज माने दरारें पड़ने लगती हैं इसके बीच में, और इस तरीके से पड़ती हैं कि हर सेगमेंट के अंदर एक न्यूक्लियस होगा और थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म होगा, ठीक है। जो क्लीवेज होगा, क्लीवेज के अंदर हर सेगमेंट के अंदर एक छोटा न्यूक्लियस होगा और थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म होगा। ऐसे बहुत सारा उसमें
डिवीज़न हो जाता है और ये फर्दर मेटामॉर्फोसिस आप लोगों ने प्रोसेस कभी पढ़ी है? मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस पढ़ी है, जिसको उत्परिवर्तन कहते हैं। मेंढक में पढ़ी थी, जिसमें वो टैडपोल से मेंढक बन जाता है एकदम से, है ना। तो मतलब जब काया परिवर्तन होता है, मतलब एकदम से उसका शेप चेंज हो जाता है। तो यहाँ तो ये प्रोटोप्लाज्म और एक छोटा सा न्यूक्लियस था उसके साथ, और फिर ये ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। तो मतलब उसमें इस तरह के ज़ूस्पोर बन गया, और इसमें एक फ्लैजिला है, एक न्यूक्लियस है, ये छोटा सा थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म है। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस होती है, ये जो होता है जब किसी में अचानक से परिवर्तन हो जाए उसके शेप साइज में, तो उसको मेटामॉर्फोसिस वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ गए ये बात। दीज ज़ूस्पोर्स आर यूनिफ्लैजिलेट ओवल हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स। ये ज़ूस्पोर्स पहले वाले ज़ूस्पोर्स की तरीके के ही होते हैं। अब क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं, तो इनका साइज भी गैमीट से थोड़ा बड़ा होता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि गैमीट का साइज थोड़ा छोटा होता है, ज़ूस्पोर का साइज बड़ा होता है। अब क्योंकि यहाँ पर ज़ूस्पोर्स बन रहे हैं, तो उनका साइज गैमीट से बड़ा होगा। अब ये देखिए, चित्र देखिए, यहाँ पर ऊपर वाला जो साइकिल है, इसमें मैं एरो से आपको शो करती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ से आइए, मेरा एरो दिख रहा है ना सबको? देखिए, एक सिंगल ज़ूस्पोर है, इसने आके पोटैटो ट्यूबर को अटैक किया, इसकी एपिडर्मिस की सेल को अटैक किया। ठीक है, ये घुस गया उसके पोर्स के मदद से। पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, हर एक वेजिटेबल हो और या फिर आपका फ्रूट हो, हर एक की जो एपिडर्मल लेयर है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनसे वो रेस्पायर करता है। तो अब ये अंदर घुस गया, अंदर घुस के इसका साइज़ बड़ा हुआ और अपने चारों तरफ इसने एक लेयर बना ली, जिसको कि येलो स्पोर बोलेंगे। और इस साथ साथ इसकी सेल का साइज़ तो इंक्रीज़ होगा ही, जिसमें इसने इन्फेक्शन किया है, उसके आसपास की सेल्स भी डिवाइड होनी शुरू हो जाती हैं। जब ये डिवाइड होती हैं तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी समय तक रेस्टिंग स्टेज में रहता है। फिर उसमें से ये जर्मिनेट वाला फेज़ आ गया, जो यहाँ पे अब मेरा एरो है, ये देखिए, ये समर स्पोर था, ये इसमें से जर्मिनेट होके ये साइड प्रोटोप्लाज्म इसका बाहर निकल आया। देख रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म उसी में से जर्मिनेट होके बाहर निकल आया। फिर इसमें क्लीवेज फॉर्मेशन हुआ बेटा। जब क्लीवेज फॉर्मेशन होने लगता है और न्यूक्लियस डिवीज़न होने लगता है, तो देख रहे हैं आप कितने सारे न्यूक्लियस बन गए इसमें देखिए ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए। फिर इसमें क्लीवेज हुआ। क्लीवेज जो है ना, दरारें पड़ने लगती हैं उसके प्रोटोप्लाज्म में, और अल्टीमेटली वो दरारें तब तक बढ़ती जाती हैं जब तक कि वो हर प्रोटोप्लाज्म के साथ, एक न्यूक्लियस के साथ, उसको अलग नहीं कर देती। ये देखिए, बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाते हैं, जिसमें हर सेगमेंट में एक न्यूक्लियस होगा और थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म होगा, और इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी, और फिर ये ज़ूस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो स्पोरेंजियम है इसकी वॉल फट जाएगी, और ये सारे ज़ूस्पोर्स बाहर निकल आते हैं इन्फेक्शन करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर क्या हुआ कि ये तो फेवरेबल कंडीशन हुई, तो यही साइकिल चलती रहेगी, ऊपर वाली ऐसे गोल गोल घूमती रहेगी। लेकिन अगर विंटर्स आ गई और अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई, है ना, तो ये क्या होगा कि ये जाइगोट की तरह काम करने लगेगा। इनका साइज थोड़ा सा छोटा होगा, गैमीट्स का ज़ूस्पोर्स से साइज इसका छोटा होगा। प्रिया राना बेटा, पहले आप देखिए, फिर मैं बताऊंगी। अभी आपको पूछती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। अब ये देखिए, जो इसका स्पोरेंजियम था। हाँ मैम, आपकी वॉइस डबल आ रही है बेटा, उसमें मेरा ऑन है क्या? देखो देखो, ये अब ठीक है बेटा, ठीक है। तुम भी अपना माइक ऑफ कर दो। अब ठीक है? ओके मैम, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब यही जो स्पोरेंजियम था, जहाँ पर ज़ूस्पोर्स बन रहे थे, वो विंटर्स
आते ही क्या होता है, गैमेटेंजियम में बदल जाता है। स्पोरेंजियम माने जहाँ पर स्पोर बन रहे हैं, गैमेटेंजियम जहाँ पर गैमीट्स बन रहे हैं। ठीक है, स्पोरेंजियम तब तक काम करेगा जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस हैं, यानी समर्स हैं या रेनी सीजन है, और विंटर्स के आते ही ये गैमेटेंजियम में बदल जाता है और गैमीट्स का फॉर्मेशन करने लगता है। ये जो स्पोरेंजियम था वो क्या करने लगता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन करने लगता है। ये गैमीट्स साइज में छोटे होते हैं। और एक लाइन ध्यान करिए, मैंने अभी आपको बताया था, दो गैमीट्स अलग अलग गैमेटेंजियम के जब होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, ये फ्यूज़न हो गया। फ्यूज़न हो गया बेटा। फ्यूज़न होने के बाद ये 2n बन गया और प्लाज्मोगैमी हुई। सबसे पहले ये वॉल डिजॉल्व हुई तो साइटोप्लाज्म दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिक्सअप हो गया, तो उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। फिर उसके बाद दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं। हाँ, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब भी नहीं आ रही है? तो मैम केवल एक लड़की को नहीं आ रही है कि सभी को नहीं आ रही है? मैम आपकी वॉइस आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। हैं बेटा? हाँ आ रही है बट क्लियर नहीं आ रही है आपकी वॉइस। हाँ, मैं तो धीमे धीमे बोल रही हूँ। चलिए मैं और कोशिश करती हूँ क्लियर बोलने की। अब बेटा क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्सअप हुआ, देन कैरियोगैमी भी हो गई, यानी उनका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया। समझ में आ गया? पहले प्लाज्मोगैमी हुई, देन कैरियोगैमी हुई, और ये जो जाइगोट था जिसमें 2n न्यूक्लियस है, ये जाकर किसी भी हेल्दी सेल को अटैक करता है। इस समय तक आप देखिए यहाँ पर 2 फ्लैजिला इसमें दिखाई दे रहे हैं। 2 फ्लैजिला, कैरियोगेमी के बाद आपको 2 फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ये होस्ट की सेल के अंदर जाता है, इसका ये फ्लैजिला शेड ऑफ हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। अब इसने जाकर यहाँ पर फिर अटैक किया और सेल के अंदर जाने में फिर इसकी मियोसिस देन माइटोसिस, ये सारी प्रोसेस इसके अंदर होती है, और इसके बाद ये फिर से ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है उसी प्रकार से। क्योंकि इसमें जब भी बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, हर न्यूक्लियस अपने चारों तरफ एक वहाँ पे क्लीवेज होगा और अपने चारों तरफ थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म लेके वो क्या बना लेगा, ज़ूस्पोर बना लेगा। ये देखिए यहाँ पर फिर ज़ूस्पोर्स बन गए और ये ज़ूस्पोर्स ने फिर अटैक करना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि डाइकैरियोटिक फेज देखिए, एक लाइन बनी हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ है डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियोफेज। ये डायग्राम मैंने आप लोग के ग्रुप पे भी भेजा है, उसको जरा पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये डाइकैरियोफेज बहुत छोटा होता है और हैप्लॉइड फेज ज़्यादा होता है। हैप्लॉइड जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी नाजुक सेल्स होती हैं, इसीलिए जो आमतौर पर जितने भी लोअर प्लांट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल बहुत ही छोटी होती है और ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, जल्दी से ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो हैप्लॉइड फेज़ है वो लंबा है और डिप्लॉइड फेज़ छोटा है। समझ गए बच्चों? और आप लोग इसको स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं है मेरा काम यहीं पे मैं ख़त्म नहीं कर देती हूँ बच्चों। इसके बाद आप लोग को जब भी कोई प्रॉब्लम होगी आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मुझे बताएंगे कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। मैं आप लोग के लिए यहाँ कॉलेज में हमेशा अवेलेबल हूँ, और जब भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है आप आए मेरे पास और आकर पूछिए, ठीक है? आप मेरे पास आके पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं। मेरा अपना कहना है कि बच्चों, जब तक आपको समझ में ना आ जाए कोई चीज़, उसका पीछा मत छोड़िए, ठीक है? उसका पीछा मत छोड़िए और मैडम का पीछा भी मत छोड़िए। जब तक आपको कोई चीज़ समझ में ना आ जाए
उसको पूछते रहिए, पढ़ते रहिए, और बार बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके लिए हमेशा, तो आप लोग आके मेरे से पूछ सकते हैं। पता नहीं ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। यस, चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपना ज़रा ऑन करिए, स्क्रीन ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए और मेरे को अपनी अटेंडेंस दीजिए। यस, हाँ बच्चों, 1 2 माइक्स ऑन कर लीजिए और तुरंत अटेंडेंस बोलिए। आप लोग को अटेंटिव होना चाहिए। 3 4 5 Yes, ma'am. 6 Ma'am, 5%. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बच्चे अपनी अटेंडेंस नहीं बोल रहे हैं क्या? 17। Ma'am, admission number 2 present. बहुत जल्दी याद आ गया बेटा। 17 18। हाँ Admission number 5 present. हाँ 5 की लगी हुई है। 6 7 8 9 10। Ma'am, हाँ ma'am, admission number 2 present. हो गया। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। इतनी सारी लड़कियाँ। Ma'am, 29 present. अच्छा 26 भी मेरे सामने बैठी हुई है, भूल गई है अटेंडेंस। 26 23 और 27। यस 28 29 29 30। Ma'am, present 29. हाँ 30 31 32 32 33 34 35। Present, ma'am, 34. अच्छा Ma'am, 31 also present. हाँ 31 की लग गई। 35 36 37 38 39। Ma'am, 31. 37 38 39 बोलिए। 37 38 39 40 41 42 43 44 45। सब लोग अपने टर्न पे बोलिए, ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगी ना कि बार बार आप ही लोग का बोलती रहूं। 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 63 Present, ma'am.
64, मैम। फिर 65, 66, 67। 7 मैम। चलो बच्चों, ठीक है, जिन लोगों की अटेंडेंस यहाँ पर छूट गई है वो मुझे ग्रुप पे सेंड कर देंगे। ओके ओके बच्चों, बाय बाय। ओके मैम। बाय।